दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव आज आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। एक ऐसी जानकारी जिसे जानने के लिए आप बहुत उत्सुक होंगे। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी बता रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त और पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ। दोस्तों, ये एक ऐसा दिन था जिसे भारतीय इतिहास में हम स्वर्ण अक्षरों में मानते हैं कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन सामाजिक जीवन पे अगर हम देखें तो ये बहुत ही बुरा हुआ। हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपना घर द्वार छोड़कर, अपनी संपत्ति छोड़कर, पैतृक मकानों को छोड़कर एक देश से दूसरे देश की यात्रा की। कहते हैं 10 किलोमीटर की लंबी लाइन लगाकर लोगों ने यात्राएं की। कुछ लोग भूख से मरे, कुछ लोग बीमारियों से मरे, हेलीकॉप्टरों से खाना डाला जाता था वो भी नहीं पहुंचता था। यहाँ तक कि जब बंटवारा हो के लिए इधर से उधर लोग जा रहे थे तो आपस में ही लड़के काफ़ी लोग मर गए। ट्रेनों से लोगों ने यात्राएं की, ट्रेनों की छतों पर चढ़ चढ़ कर लोगों ने इधर से उधर की यात्राएं की, बैलगाड़ियों से की, पैदल किया। ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। दोस्तों, आज मैं आपको इसी विषय में बता रहा हूँ। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब 14 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1947 को दोनों देशों ने अपनी आज़ादी मनाई, तो किसी को भी ये नहीं पता था कि कौन से देश की बॉर्डर लाइन कहाँ है, क्योंकि तब तक कोई सीमा का निर्धारण हुआ ही नहीं था। लोगों जो पाकिस्तान में थे वो सोचते थे हम पाकिस्तान में हैं। उन्होंने पाकिस्तानी की आज़ादी का झंडा फहरा दिया, मालूम पड़ा कि वह तो हिंदुस्तान में को मिला है। इसी प्रकार जो आज का बांग्लादेश है वहाँ पर लोगों ने पाकिस्तान का झंडा फहराया, मालूम पड़ा ये तो हिंदुस्तान का है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं मूल विषय पर कि हमारी देश का बंटवारा कैसे हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 15 जुलाई 1947 को ये डिसाइड कर दिया गया कि भारत 1 महीने के बाद आज़ाद कर दिया जाएगा। इसी के साथ बंटवारे के लिए ये होने लगा कि कौन सा क्षेत्र किस देश को मिलेगा। बड़ा ही विकट समय था और ऐसी स्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक लंदन जो है वहाँ लॉयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे सर रेडक्लिफ, उनको उसने भारत बुलाया। ये भी एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन और रेडक्लिफ, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब एक साथ ही पढ़े लिखे थे, एक साथ ही अपना छात्र जीवन इन्होंने शुरू किया था। रेडक्लिफ जब हिंदुस्तान आया तो उसके पहले वो कभी भारत नहीं आया था, ना ही उसको भारत के बारे में जानकारी थी। और माउंटबेटन भी जो थे वो फरवरी 1947 में ही हिंदुस्तान आए थे और उनको भी भारत के बारे में कोई ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं थी। वो तो सिर्फ 2 नेशन की थ्योरी के आधार पर ही आए थे। उनसे कोई मतलब नहीं था कि भारत कहाँ है, कहाँ तक फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल कैसा है, किस क्षेत्र में कौन सी आबादी रहती है, आदि विषयों पर इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जब रेडक्लिफ आया तो उसको 40,000 रुपये पर भारत में नियुक्त किया गया कि आप 40,000 रुपये आपकी जो फीस है वो लीजिए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कीजिए। जैसा हमने आपको पहले बताया कि रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही वो कभी भारत आया। वो जब भारत आया तो उसने यहाँ देखा और यहाँ देखने के बाद उसको लगा कि मैं कैसे इस देश का बंटवारा करूँ। 14 अगस्त और 15 अगस्त के बाद उनको ये डिसाइड करना था कि सीमा रेखा बनानी थी और रेडक्लिफ को, जो सर रेडक्लिफ थे, इनको 5 हफ्ते से भी कम का समय मिला भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को बनाने के लिए। वो टेबल वर्क करते, लोगों से मिलते, क्या करें, कैसे इसका निर्धारण करें। उसने सीधा सा ये अनुमान लगाया कि जिस भाग में हिंदू संख्या ज़्यादा है और जिस भाग में मुस्लिम संख्या ज़्यादा है उसको पाकिस्तान को, मुस्लिम जहाँ हैं वहाँ पाकिस्तान को दे दिया जाए और जहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा निवास करते हैं वह हिंदुस्तान को दे दिया जाए। कई मकान और कई खेत तो ऐसे थे कि मकान जो था वो पाकिस्तान में था और घर का जो आंगन था वो हिंदुस्तान में था। कई पेड़ों के बारे में तो ये कहा जाता था कि पेड़ जो थे वो पाकिस्तान में थे, अगर उनके फल गिरते थे तो वो लुढ़क कर हिंदुस्तान की सीमा में आ जाते थे। ये तो वो स्थिति थी। पंजाब और बंगाल
ये बड़ी समस्याएं थी कि जो बाकी क्षेत्र था, सिंधु था या बलूचिस्तान था, यहाँ तो मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी तो उसको पाकिस्तान को दे दिया गया। अब बंगाल और पंजाब सबसे बड़ी समस्या थी कि इनका बंटवारा कैसे किया जाए, क्योंकि पंजाब और बंगाल में लगभग 50% की आबादी थी। पंजाब के सिखों ने ये कह दिया कि हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते हैं, और पंजाब के मुसलमानों ने ये कह दिया कि हम किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान के साथ नहीं जाना चाहते हैं, और हथियारों के साथ अपने गाँवों की रक्षा करने लगे। यही हाल बंगाल का हुआ। लेकिन रेड क्लिफ जो था उसको किसी न किसी तरह से ये समस्या सुलझानी थी और जिन्ना और माउंटबेटन के साथ दोस्ती निभानी थी। उसने टेबल पर बैठकर ही भारत पंजाब के सीधे सीधे 20 से उसने 2 टुकड़े कर दिए। बंगाल का भी उसने सही से आकलन नहीं किया। चटगांव, जहाँ की 98% आबादी बौद्धिस्ट थी, वो उसने पाकिस्तान को दे दिया। मुर्शिदाबाद और खुलना जैसे क्षेत्र जो थे ये हिंदुस्तान को दे दिए, जहाँ मुस्लिम आबादी थी। आज भी दोस्तों ये विवाद का विषय बना रहता है कि चटगांव में बौद्धिस्टों के साथ में बहुत अत्याचार होते हैं। खुलना और बंगाल का जो आलम है वो आप सभी से जानते हैं उसके बारे में। रेड क्लिफ जो था वो जब उसने देखा कि ये ऐसा है और बड़ी समस्याएं हैं, तो वो हिंदुस्तान से 14 अगस्त को ही चला गया और अपनी फ़ीस तक नहीं लेके गया। उसको लगा कि मेरी यहाँ पर हत्या कर दी जाएगी, और इस डर के साथ वो वहाँ चला गया। इसके पहले उसने ये कहा मोहम्मद अली जिन्ना से कि मैंने तुम्हारे हिस्से में लाहौर जैसा ज़िला दिया है जो सबसे उस समय विकसित ज़िलों में एक था। लाहौर को देकर उसने जिन्ना को खुश कर दिया, जबकि लाहौर जो था वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में था, पंजाब में था, उसको हिंदुस्तान को मिलना चाहिए था। ये जब यहाँ से गया तो इसके बारे में ये कहते हैं कि ये किसी ज्योतिषाचार्य ने एक भविष्यवाणी कर दी कि यदि तुम यहाँ रुकोगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, यदि दोबारा तुम हिंदुस्तान आओगे तब तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू दोनों ही भारत और पाकिस्तान के अलग अलग जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के कायदे आज़म बने। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।